हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं, 10वीं का इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए एक बेहद बहुत ही शानदार एक लेक्चर होने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि सब्जेक्टिव मतलब बच्चा है क्या है कि एग्ज़ाम में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव तो याद कर लेता है, जहाँ तहाँ से जैसे होता है कहीं से भी ऑब्जेक्टिव याद कर लेता है। सब्जेक्टिव उसके पास बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। सब्जेक्टिव मात्र पूछा जाता है 10 क्वेश्चन, जिसमें से जवाब कितना का देना होता है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है ना। उस 5 क्वेश्चन के लिए बच्चा को साथ पास बहुत सारे क्वेश्चन रहता है अवेलेबल, उसमें से क्या याद करें, है ना। इसी के लिए देखते हुए हमने एकदम चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं गद से। ठीक है ना, गद होता है ना, गद से जो 12 चैप्टर है उससे मात्र 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से हमने क्वेश्चन बैंक का एनालाइज करके ही है ना इसको लाए हुए हैं। मेरे हिसाब से लगभग बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। गद का है, इसके बाद हम जस्ट इसके बाद पद का लेकर आएंगे और वर्णिका का दोनों साथ में रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको देख करके अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ये 99% कह सकता हूँ कि इसमें से मेरा पढ़ाया हुआ जो ही 25 क्वेश्चन हैं, इस 25 क्वेश्चन में से लगभग है ना 99% मैच कर जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए आप लोग इसको या तो क्या कीजिएगा, हम तो बताने वाले हैं, या तो उसको कॉपी पर नोट कर ले, या तो मेरे है ना टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ करके वहाँ पर हम इसका फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पूरा क्वेश्चन का हम भेज देंगे PDF। ठीक है ना, आप वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। या तो आप इसका पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर भी लाए हुए हैं, एकदम सिंपल भाषा में लाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो किताबी भाषा है, ऐसा भी नहीं है। एक बार आप पढ़िएगा, उसको अपने मन से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मात्र 25 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट में क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। पहला ही चैप्टर है ना, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है, जिसके लेखक कौन रहते हैं, भीमराव अंबेडकर साहब रहते हैं। उस जाति के बारे में उससे बताया गया है। ठीक है ना। आपका पहला क्वेश्चन जो है, लेखक जो है किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, 6 साल पूछा हो चुका है। इस प्रकार से ये संभावना है कि क्वेश्चन बन जाए, इसलिए आपको देखना जरूरी हो जाता है कि ये क्वेश्चन बन ही सकता है। लेखक विडंबना की चर्चा करते हुए बताते हैं कि आज के युग में, आज के समय में जातिवाद के समर्थकों की कोई कमी नहीं है ना। अभी भी प्रेजेंट में क्या है, जातिवाद की कोई कमी नहीं है समर्थक का। इस विडंबना का स्वरूप यह है कि जाति प्रथा क्या है, जाति प्रथा केवल श्रम के विभाजन तक सीमित नहीं रही है। मतलब है ना, ऐसा नहीं कि श्रम तक ही विभाजित है, ऐसा बात नहीं है, बल्कि उसने श्रमिकों के विभाजन का रूप ले लिया है। क्या किया है, श्रमिकों का विभाजन का रूप ले लिया है। यह स्थिति स्वाभाविक नहीं है, अपने आप से नहीं है, और यह समाज के लिए हानिकारक है। मतलब कि कहा जाता है कि लोगों को पहले के समय में जाति के आधार पर काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। उसी के बारे में विडंबना कर रहे हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। सिंपल शॉर्ट भाषा है कि लेखक विडंबना की चर्चा करते बताते हैं कि आज के युग में जातिवाद के समर्थकों की कोई कमी नहीं है। इस विडंबना का स्वरूप यह है कि जाति प्रथा केवल श्रम के विभाजन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने श्रमिकों के विभाजन का रूप ले लिया है ना। और यह स्थिति स्वाभाविक नहीं है और समाज के लिए हानिकारक है। इतना आप लिख देते हैं, 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से लिखते हैं तो बहुत ही नॉर्मल भाषा है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन है कि जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है ना। ये 2017 और 22 से पूछा गया, 17 और 22 गैप देखिए, 5 22 4 26। ये भी आपके लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा एनालाइज क्वेश्चन बैंक एनालाइज करके ही मैंने लाया है। ठीक है ना, मुझे विश्वास है, 100% विश्वास है कि इसमें से क्या है, पूरा का पूरा 99% टकरा ही जाएगा। ठीक है ना। कहा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना है। अपने भारत में जो जाति प्रथा है ना, कैसे बना है, क्या चीज, बेरोजगारी के लिए। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, सभी जानते हैं, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। हमारे समाज में क्या है, किस मतलब श्रम के आधार पर, जाति के आधार पर क्या किया, श्रम को बांट दिया, काम को बांट दिया गया है। चाहे श्रमिक कार्य में कुशल हो या नहीं हो, बहुत सारे ऐसे देखिएगा, कोई चीज़ है जात के आधार पर भरी हुई चीज़, कोई मतलब कि उस काम में निपुण रहे चाहे ना रहे, जात के आधार पर क्या करता उसको कि वही काम उसको करना पड़ता था। उस काम में रुचि रखता हो या नहीं,
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को काम करने में न दिल लगे न दिमाग लगे तो कोई काम करने कार्य कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। मतलब कि किसी व्यक्ति को कोई काम करने नहीं आता है, लेकिन जात के आधार पर उसको बांट देता है कि नहीं आपको ज़बरदस्ती यही काम करना है। या कोई भी आदमी को काम करने का कोई और मन में दिल लगा, लेकिन वो जाति के न होने के कारण वो काम नहीं कर पाता है। इसीलिए बताया गया है कि है ना, बहुत सारे लोगों को अनुभव नहीं रहता है या उसको काम की कुशल जानकारी नहीं रहता है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता, उसी के बारे में बताया गया। आप लिख सकते हैं कि कैसे बेरोजगारी का जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का क्या कर लिया है, आधार पर जाति है। चाहे श्रमिक कार्य में कुशल हो चाहे न हो, काम में रुचि रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को काम करने के में मन न लगे न दिमाग लगे तो कोई काम कुशलतापूर्वक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी के क्या है, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ, यही मूल मकसद है। ये किनका कहना था, ये भीमराव अंबेडकर साहब का कहना था। अगला क्वेश्चन देखिए 14, 16 और 23, ये भी है 26 से पूछने संभावना है कि जाति जो होता है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। कह मतलब कि जाति को श्रम विभाजन का है ना स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है, क्यों नहीं कह सकते हैं। तो भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता था, जो विवशता अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। मतलब कि पहले के समय में बच्चा माँ के गर्भ में ही है और उसके यहाँ पर बाहर में उसके लिए काम रखा था कि बच्चा पैदा लेगा तो आगे बड़ा होकर वही काम करेगा, ठीक है ना। मतलब ये कहना है कि जाति जो उसका जाति कोई काम कर रहा है ना, तो बच्चा भी क्या करेगा, वही काम करेगा। क्या ये बात सही है? कभी सही नहीं है। क्या इसमें है ना व्यवस्था पूर्वक अरुचि होने के कारण बच्चा का मन नहीं भी करने का है, ज़बरदस्ती उससे करवाया जाता था। क्या काम सक्सेस हो पाएगा? कदापि सक्सेस नहीं हो पाएगा। यही इसका कहना। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का अस्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जाती है, इसीलिए कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर काम को क्या करता है, बांट दिया जाता है। क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों के है ना विभाजन मतलब माँ के पेट में ही कर दिया जाता था, जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को क्या करता है, बढ़ाने वाला है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लीजिएगा। अगर आपको इसका है ना PDF अगर चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है NEO स्टडी कैंपस, वहाँ पर आप जरूर ले लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कोई पैसा चार्ज नहीं है। विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है ना, दूसरा चैप्टर से उठाया गया है। तर्कपूर्ण उत्तर दे। कह रहा है कि विष के दांत शीर्षक कहानी जो है ना, उस कहानी का क्या कर रहा है, नायक के बारे में पूछ रहा है। कौन है नायक, है ना, मेन उसका कौन है। 14 में, 17 में और 22 से पूछा गया बच्चा, ठीक है ना। 14, 17, 22, 26 से पूछ देगा। विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है, मदन के चारों ओर घूमता है, जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। मतलब कि कहानी अगर पढ़े होइएगा आप लोग तो मदन के पिताजी होते हैं जो वर्षों की गुलामी करते हैं, यानी उसके एक मतलब है ना गिरधर लाल के यहाँ क्या करता है, मतलब कि मदन के पिताजी गिरधर लाल जो होते हैं वो क्या करता है, सेन साहब के यहाँ नौकरी करते हैं, क्या चीज़ का, किरानी का, और उसी के दबाव में क्या करते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। और इसके जो बात होता है लट्टू नचाने के लेकर, काम करने को लेकर जो बात होता है कि इस कहानी में विष के दांत है, मदन सेन साहब कौन से व्यक्ति रहते हैं, तो अहंकारी व्यक्ति रहते हैं। वही अहंकारी के क्या करते हैं, अहंकार को तोड़ने का काम करता है कौन, गिरधर लाल का बेटा मदन होता है। सो उसी के बारे में बताया गया। इस कहानी के बारे में पढ़े थे, किसके बीच नाचता पूरा चीज़ सब चीज़, तो मदन के बारे में, मदन वहाँ का मेन हीरो बनता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि नायक कौन, तर्कपूर्ण। तो विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को मतलब कि सेन साहब को नहीं सहन करता है,
मतलब सेन, भले उनके पिताजी सेन साहब का हर एक बातों को क्या करता है, मानते आता है, लेकिन मदन नहीं मानता है। उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा, खोखा कासू का नाम रहता है, मतलब सेन साहब के बेटा का नाम रहता है। जैसे बालक को भी ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी क्या करता है, खोल देता है। इसी कहानी में ये इसका आंसर बता दिए हैं, आप लोग लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। बहुत ही आराम से क्वेश्चन इनका आंसर आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कासू और मदन। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? कासू और मदन, कासू कौन था? कासू कहिए या खोखा कहिए, बात क्या एक ही है, सेन साहब का लाडला बेटा होता है ना। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? 17 में पूछा है, 21 में पूछा है, 23 से पूछा है, तो 26 से भी पूछने की संभावना बनता है, इसलिए आपको देखना जरूरी है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने को खेल था। क्या था? कासू और मदन की झगड़ा क्या हुआ था? लट्टू का नचाने के लेकर होता है। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। इस कहानी में यही नहीं बताया गया है कि ऐसा नहीं कि अक्सर सुना जाता है, देखा जाता है कि झोपड़ी वाले की लड़ाई होता है और महल वाले के, तो अक्सर कौन जीतता है? महल वाले ही जीतते हैं। लेकिन इस कहानी में किसको जिताया गया है? झोपड़ी वाले क्या होते हैं? जीत जाते हैं। तो ये लेखक का मतलब क्या दिखाना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि महल वाले ही जीतेगा, झोपड़ी वाला भी जीत सकता है। इस कहानी में यही दिखाया गया है। झगड़ा किस लिए होता है? तो लट्टू को नचाने के लेकर होता है, मदन और कासू के बीच में होता है, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला है खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जो था ना 2011 में, 14 में, 19 में पूछा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। आपको पता होना चाहिए कि सेन साहब क्या थे? एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था। बिल्कुल सही बात है। खोखा क्या था? उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब क्या होता है? मुहावरा है, बहुत प्यारा होना, है ना। इसलिए मिसेज सेन, मतलब कि खोखा की माँ, उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम को जैसे अपवाद था, और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। मतलब कि जो भी नियम कानून लगेगा उसकी पांचों बेटी पर लगेगा। किसके? मतलब कि सेन साहब अपने बेटी के लिए ही नियम बनाता था, अपने बेटा के लिए कोई नियम नहीं बना था। इसीलिए कह रहा है कि खोखा किन मामले में था? खोखा जो था कोई भी उसका नियम कानून को धज्जी उड़ाता था। मतलब कोई भी नियम लगेगा तो उसकी बहन पर लगेगा, पांचों बहन पर, है ना। सेन साहब अमीर आदमी थे, खोखा उनके बुढ़ापा में तारा था। बिल्कुल, इसीलिए मिसेज सेन उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम को जैसे अपवाद था, और इसलिए यह भी मतलब स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी क्या था? अपवाद था। यही आप लिख दीजिएगा, काफ़ी है। 2 ही नंबर तो पूछा ही जाता है, 2 नंबर का आप 15 से 20 शब्द में दे दीजिए तो आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? अथवा ये भी पूछ सकता है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व, दो डबल रिपीट हो गया। भारत से हम क्या सीखे? पाठ के आधार पर बताए। भारत से हम क्या सीखे? पाठ के आधार पर बताए। दोनों का आंसर सेम होगा। क्या है? तो MVVI है, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है कि पूछ ही सकता है। देखिए 12 में पूछा हुआ है, 14 में पूछा, 20 से पूछा, 21 में पूछा, 24 में पूछा, 26 से भी पूछने की संभावना है। इसलिए हमने क्या लगाया? इस पर MVVI लगाया है। इसलिए आप इसको जरूर, आप क्या कीजिएगा, इसको देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। नॉर्मल में है। देखिए क्या कर रहा है, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? बहुत महत्व। देखिए क्या महत्व है, धर्म की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। ये अपने लिख सकते हैं, भारत का प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र है। क्या है? शुरू से ही, आज से नहीं, धार्मिक विकास का क्या है? केंद्र भारत। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव मतलब उदय, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य झियामा का रूप प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है। भारत क्या है? वैदिक धर्म, वेदों की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। बिल्कुल सही बात है। पारसियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। ये सभी धर्मों के क्या स्थली है? शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। सही बात है, यहाँ पर हमेशा कुछ न कुछ नया क्या धर्म से संबंधित होता ही रहता है। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को अलौकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। दुनिया का नंबर 1 धर्म के मामले में क्या महत्वपूर्ण देश रखता है भारत? किस चीज़ के मामले में?
धर्म के मामले में करा है। इसीलिए कि धर्म जो भारत का विशेष महत्व है, भारत प्राचीन काल से ये सारा अपने भाषा से लिखाया हुआ है, ठीक है ना, अपने बना कर लिखा गया है। धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य का रूप प्रत्यक्ष रूप परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, पारसियों के जन्मस्थली है, धर्म की यह शरणस्थली है। आज भी यह यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह भारत में धार्मिक क्षेत्र में विश्व में क्या है, अभी अलौकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश बन गया हुआ है। इसलिए भारत क्या है, धर्म के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? क्या करना है और क्यों? और क्यों 2015, 17, 19, 22 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 15, 17, 22। तो लेखक सच्चे भारत के निवास कहाँ हो सकते हैं? तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं बनता है, कहाँ, तो भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं, न कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहर में, क्योंकि भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है। किसके अनुसार? तो लेखक की दृष्टि में सच्चा भारत जो मिलता है ना, आपको गांव में ही देखने को मिलेगा। सड़क पर काम करते हुए लोग मजदूर मिलेंगे, खेत में काम करते किसान मिलेंगे, है ना, नहीं कि बड़े बड़े शहर में मतलब ऑफिस में बैठे हुए आदमी। सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर क्या है, भरी होती है। एकदम नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहता है शहर में, क्योंकि भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है ना, मतलब समाहित है। इसीलिए सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर क्या है, भरा होता है। वो चीज़ आपको शहर में देखने को जल्दी नहीं मिलता है। आइए अगला देखते हैं। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है ना, ये 2015 में, 20 में, 24 में, इसको भी ध्यान देना है ना। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। क्या थे? एक समान थे। शुरुआती के समय जब मनुष्य का जन्म होता उस समय की बात है। नाखून अस्त्र थे। किसके? मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र है। अभी बहुत सारे मतलब पशु पक्षियों के लिए क्या नाखून उसका अस्त्र का काम करता है ना। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता, संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे, नाखून क्या था? अस्त्र था, उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा है। इसमें नयापन लाने लगे। इससे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। क्या करता है? पहले नाखून कौन आता थे? तो पशु सब। मनुष्य भी क्या था? पहले पशु के श्रेणी में ही आता था। जब मनुष्य का विकास हो रहा था तब की बात है। उसी के बारे में बताया। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? तो मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। हम लोग सभ्य हो रहे हैं। शुरुआती काल में मानव एवं पशु एक समान थे। बिल्कुल सही, नाखून अस्त्र थे। लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से क्या है? भिन्न होता गया, अलग होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता संस्कृति में निरंतर क्या होता गया? चेंज होता गया। वही पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लग गया है। बहुत सारे अब नाखून क्या है? सौंदर्य का रूप भी देने लगा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? अपना क्या करते हैं? मतलब नाखून का सुंदरता के रूप में दिखता है। और इसमें नयापन लाने, इसे संवारने, पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य क्या करता है? काट देता है। इसके बारे में बताया गया है। तो ये भी आप लिख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन है कि नख मतलब नाखून, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां है, इनका क्या अभिप्राय है, मतलब है। 23 से पूछा गया है ना। तो नख बढ़ाना मनुष्य की सहजाता वृत्ति है, उसमें निहित पशुत्व का संकेत देती है। पशुत्व का, अगर नाखून बढ़ाते हैं तो पशु का संकेत है। आप मतलब कभी न कभी क्या पशु रहे होंगे। जबकि नाखून काटना मनुष्यता का प्रतीक है। और नाखून काटना मतलब जब नाखून का मनुष्यता का प्रतीक है। नाखून नहीं काट रहे हैं तो क्या है? पशु है। मनुष्य अपने भीतर के पशुत्व को बढ़ाना नहीं चाहता है। नख बढ़ाना पशुता की पहचान है। इसलिए वह नाखून काटकर स्वयं को सभ्य और पशु से भिन्न सिद्ध करना चाहता है। यही इसका नॉर्मल आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। लिख सकते हैं नख बढ़ाना मनुष्य की सहजात वृत्ति है जो उसमें निहित पशुत्व का संकेत देती है, जबकि नाखून काटना मनुष्यता का प्रतीक है। मनुष्य अपने भीतर के पशुत्व को बढ़ाना नहीं चाहता है, इसलिए वह नाखून काटकर स्वयं को सभ्य और पशु से भिन्न सिद्ध करता है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते नाखून? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ था? आप लोग पढ़े होइएगा, है ना, तो बुक पढ़े होइएगा। ये 2019 में पूछा है, 25 में पूछा है, 26 में रिपीटिशन करने की संभावना बन रहा है, देख लीजिए। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना, यह प्रश्न उस दिन लेखक की छोटी लड़की ने उनसे पूछ लिया था, है ना। लेखक की छोटी लड़की ने उनसे क्या किया था, पूछ लिया था। उस दिन से यह प्रश्न लेखक के सोचने का विषय बन गया, है ना। लेखक से कौन पूछता है? उसकी छोटी लड़की पूछ लेती है, ठीक है ना। इसी से मतलब लेखक नाखून के ऊपर उस पर अपना क्या कर दिए, ललित निबंध लिख दिए। अगला, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? ये 16 में पूछा है, 22 में पूछा है। देवनागरी लिपि में जान लीजिए, देवनागरी लिपि में मुख्यतः नेपाली लिखी जाती है, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। क्या थे? नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। गुजराती भी इसी में लिखी जाती है, ठीक है ना। गुजराती भी लिखी जाती है, ठीक है ना। नेपाली, मराठी, मतलब कि ये बाएं साइड से लिखाता है। किससे लिखाता है? बाएं साइड की तरफ से। उसी को हम क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि, राइट। अगला क्वेश्चन, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? 2024 में पूछा है। लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। आ गया ना। लेखक ने गुजराती, बांग्ला और ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का क्या है? संबंध बताया, उसी से निकल कर आया हुआ है। आइए अगला, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? देवनागरी लिपि में स्थिरता कैसे आई थी? ये 2015 में 21 से पूछा हुआ है। तो करीब 2 सदी पहले, 2 सदी मतलब 200 वर्ष पहले की बात है, पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और उसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। नॉर्मल भाषा में लिख सकते हैं आराम से। करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइपिंग में क्या हुआ? स्थिरता आई और इसमें पुस्तक छपने लगी। इस प्रकार देवनागरी लिपि में क्या होता है? अक्षरों में स्थिरता आ गई। अगला, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो? ये 2020 और 24 से पूछा गया है ना। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर कोई एक भारी दायित्व आ गया है? क्वेश्चन है। लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था कि इससे लगा था कि लेखक को नौकर रखना। ये क्या है? ये आपका है ना, ये जो है बहादुर चैप्टर का है। किस चैप्टर का है? बहादुर चैप्टर का। कह रहा है कि लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था कि जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत जरूरी हो गया है। अपने सारा चीज़ अपने भाषा में लिखा हुआ, लेकिन नौकर कैसा हो और वह कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। इसी कारण लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। मतलब कि लेखक के रिश्तेदार में सभी लोग नौकर रखते थे, ठीक है ना। और नौकर रखने की भी चाहत इनके मन में क्या उभरने लगा कि अब नौकर भी हमारे घर में भी क्या होना चाहिए। यही क्वेश्चन के बारे में क्या है, इनको एक भारी दायित्व आ गया था कि हम भी क्या करें, मतलब नौकर रखें। यही इसका क्वेश्चन था। अगला, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है? 2022 से पूछा गया। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा होता है। बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगा था। कितने रुपये का? 11 रुपये का। कौन लगाया था? रिश्तेदार लगाया था। बहादुर घर के सभी काम को कुशलतापूर्वक करता था। आपको जानकारी होगा, घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। सही बात है। किसी भी काम करने के लिए हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। वह घर के काम से सभी को मुक्त रखता था। साथ रहते रहते सबसे हिल मिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। कौन? बहादुर। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता था। मतलब कि बहादुर ऐसा लड़का था जो घर में सबको क्या था, उससे सुख शांति मिलता था। मतलब सब ऐसो आराम की जिंदगी था। सारा भर दिन काम कौन करता था? तो बहादुर करता था। लेकिन बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगता है, जिसके कारण बहादुर को क्या है, मार भी लगता है। इसलिए बहादुर क्या करता है? घर छोड़कर चला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? 2025 से पूछा गया है, तो 26 में भी रिपीटिशन हो सकता है। बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे होता? युद्ध में हुआ था। तो बहादुर एक नेपाली लड़का था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। कहाँ पर था? नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसके पिता की मृत्यु युद्ध में हुआ था। कहाँ हुआ था? उसके पिता की मृत्यु युद्ध में हो गया था, ठीक है ना। अगला, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? कैसे? तो बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से
कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है? बताइए कब क्वेश्चन पूछा गया? 2017 में और 24 में, 26 में बन सकता है। तो संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, ठीक है ना। भारत का मुकाबला कोई देश नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व का कायम करके स्थापित नहीं हुई है, बल्कि वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। किसकी देन है? संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की विशिष्ट भूमिका है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड मिला होगा मानते हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। 17 में पूछा है और 24 में पूछा है, तो पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं है, 2 बारी पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र कैसे से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर क्या करता है? संस्कृति प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुए। वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस देश की तरह अन्यत्र साहित्य परंपरा का मूल्यांकन महत्वपूर्ण नहीं है। अन्य देश की तुलना में इस राष्ट्र के सामाजिक विकास की में कवियों की विशिष्ट भूमिका है। आइए अगला देखते हैं। बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? होइए गया क्वेश्चन 20, 18, 19। आइए, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था? उसे संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुख का समय कब आता है? उससे अब संबंधित प्रसंग का वर्णन कीजिए अपने भाषा में। मतलब 2020 में और 22 में पूछा हुआ है, तो 26 में प्रोबेबिलिटी है पूछने का। जब महाराज जी को बाबूजी की मृत्यु हुई तब उनके लिए बहुत दुखदायी समय था। क्या था कि घर में इतना भी पैसा नहीं था कि दसवां किया जा सके, है ना। महाराज जी घर में इतना ही पैसा नहीं था कि क्या करें, दसवां किया जा सकते। उन्होंने 10 दिन के अंदर क्या करते हैं? 2 प्रोग्राम करते हैं। उनके घर में पिताजी मर गए रहते हैं, फिर भी क्या करते हैं? प्रोग्राम करने जाते हैं। और उन 2 प्रोग्रामों से कितना रुपया प्राप्त होता है उनको? 500 रुपया इकट्ठे हुए। तब 10वां और 13वीं की गई, 13वीं की गई। ऐसी हालत में नाचना, पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में दुखद समय आया था। ऐसे इससे बड़ा दुखद कोई समय नहीं था, ठीक है ना। महाराज जी के बाबूजी की मृत्यु हो गया था तब उनके, है ना, बहुत दुखदायी समय व्यतीत हुआ। घर में इतना भी पैसा नहीं था कि दसवां किया जा सके। इन्होंने 10 दिन के अंदर में 2 प्रोग्राम करते हैं। इन 2 प्रोग्राम से क्या रुपया है? 500 रुपया इकट्ठा करते हैं और तब जाकर बाबूजी के क्या करते हैं? 10वीं और 13वीं करते हैं। इसी हालत में नचना है, पैसा इकट्ठा करना महाराज जी के जीवन में दुखद समय आया हुआ था, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन 21 है। लेखक अभिनयो क्या साथ लेकर गए थे? अभिनयो जो है, लेखक जो है, लेखक अभिनयो कहाँ? फ्रांस में। क्या लेकर गए थे और वहाँ कितने दिन तक रहे थे? लेखक की उपलब्धियाँ क्या रही है? क्या रहा? 2019 से पूछा है, 7 साल हो चुका, 26 से बनने की प्रोबेबिलिटी है। देखिए, लेखक अभिनयो में अपने साथ हिंदी टाइपराइटर 34 पुस्तक, हिंदी टाइपराइटर 34 पुस्तक तथा संगीत के कुछ टिप्स भर ले गए थे सुनने के लिए, है ना। और वह वहाँ 19 दिन तक रहे। कितने दिन तक रहे? 19 दिन तक रहते हैं। और 19 दिनों में 35 कविताएं लिखने थे, क्या है, और 27 लेखों की क्या करते हैं? 27 लेखों की क्या करते हैं? रचना किया। क्वेश्चन क्या है कि लेखक अभिनय में अपने साथ हिंदी टाइपराइटर और 34 पुस्तक तथा संगीत के कुछ टिप्स भर ले गए थे। वह वहाँ 19 दिनों तक रहे और 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 क्या करते हैं? लेख की रचना करते हैं। अगला, घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? 2022 से बना हुआ क्वेश्चन है। घर में मछली कौन खाता? तो घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। और बनाते कौन थे? उसका नौकर जो था, क्या नाम था उसका? नौकर था। कह रहा है कि घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था। क्या करता था? नौकर काटता था। उसे काटने के लिए अलग पाटा था, जहाँ पर मछली को क्या करते? काटा है तो उसको पाटा बोलते हैं। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था और फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का काम नहान घर में होता था।
कहाँ होता था? मछली मारने का काम नहान घर में होता था। सिंपल भाषा है। घर में मछली के लिए पिताजी खाते थे, मछली को उसे घर का नौकर करता था, उसे काटने के लिए अलग पाटा था और पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मारता था, फिर उसमें राख लगा करके उसको काटा जाता था और चाकू से काटा जाता था। मछली मारने का काम नहान घर में किया जाता था। ठीक है ना। अगला, बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर होते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो 2019 में से 2019 में पूछा है और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। बिस्मिल्लाह खां जब कभी काशी से बाहर होते थे तब जब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते थे, मतलब जब भी वो काशी से बाहर तो काशी विश्वनाथ मंदिर को नहीं भूलते थे। काशी से बाहर रहने पर वे उस दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाने का काम करते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं समन्वयता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। मतलब कि बिस्मिल्लाह का जब भी काशी से बाहर होते तो किस तरफ? काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर अपना मुंह करके शहनाई करते थे, तब जाकर के अपना कोई काम करते थे। ठीक है ना। अगला, डुमरांव की महत्ता किस कारण से है? डुमरांव 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। डुमरांव की महत्ता किस कारण से प्रसिद्ध है? तो डुमरांव की महत्ता शहनाई के कारण है। किसके कारण है? शहनाई के कारण। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? डुमरांव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमरांव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सोन नदी के किनारे। जो है ना, जो रीड होता है उसको बजाने वाला है ना, वो जो रीड होता है घास नरकट से बनाई जाती है, घास से बनाई जाती है। वही कह रहा है कि डुमरांव की माता किस लिए प्रसिद्ध है? तो उनका जन्म स्थान है। जन्म स्थान के साथ साथ बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता था ना, वह रीड भी घास से बना था और घास मिलता कहाँ पर है? तो डुमरांव के सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसलिए डुमरांव क्या है? महत्वपूर्ण है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा 22 में, 23 में, 25 में और भी कई बार पूछा हुआ है। ठीक है ना। अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। अगर बिना मार काट वाला शिक्षा को ही क्या बोलते हैं? बढ़िया उदार शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पहले मिलनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को पहले यही शिक्षा मिलना चाहिए कि है ना, कौन? बिना मार काट वाला, बिना अहिंसक प्रतिरोध वाला है ना, वही मिलना चाहिए। मतलब कि अहिंसक प्रतिरोध गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पहले मिलना चाहिए, यही है। ठीक है ना। आइए, टोटल 25 क्वेश्चन था। ठीक है ना। 25 क्वेश्चन बहुत ही, एक क्वेश्चन बैंक को छांट कर बनाया गया था। इसके बाद हम, ये तो गद्य का था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, इसी में से जो भी क्वेश्चन टकराएगा इसी में से आएगा। इसको क्या कीजिएगा आप लोग, है ना, इसको क्या करना है आप लोग, मतलब इसको ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे कहाँ पर जा करके, तो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। न्यू स्टडी कैंपस है, वहाँ पर हम डाल देंगे, है ना, वहाँ पर ले लीजिएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज यूज नहीं है, आप लेकर मिलाइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस पर इसके बाद है ना काव्य खंड का भी, है ना, काव्य खंड का भी इम्पोर्टेंट हम लेकर आएंगे। काव्य खंड का भी रहेगा। इसके बाद काव्य खंड के बाद वर्णिका का VVI सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, वर्णिका का। और इसके बाद क्या होते हैं? निबंध इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद गद्य का जो होता है 20 नंबर कैसे लाते हैं उसका भी ट्रिक बता देंगे। बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही सिंपल है, आराम से आप ला सकते हैं इसमें नंबर। संस्कृत का भी क्या करते हैं, संस्कृत का अनुवाद कैसे बनाते हैं वो पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है ना। तो आप कोशिश कीजिए, इसके जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, आपको हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है ना। यहाँ तक देखने के लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर। ठीक।